कभी सोचा है कि पौधे आखिर करते क्या हैं? मतलब वो बस धूप, हवा और पानी लेते हैं और बढ़ जाते हैं। फल, पत्तियां, लकड़ी, ये सब कुछ ठोस चीजें हवा और धूप से कैसे बन जाती हैं? ये किसी जादू जैसा लगता है ना? तो आज हम इसी जादू के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे एक मामूली सी पत्ती सूरज की रोशनी, पानी और हवा को उस खाने में बदल देती है जो उसे बढ़ने में मदद करती है। आज हम सब मिलकर इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए कि हर एक पत्ती अपने आप में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही एडवांस्ड सोलर पावर वाली फैक्ट्री है। एक ऐसी फैक्ट्री जो अपना कच्चा माल खुद जमा करती है, खुद को पावर देती है और एक बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट बनाती है। इस फैक्ट्री में जो प्रोसेस चलता है उसका एक नाम है प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। वैसे ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है फोस, जिसका मतलब है प्रकाश, और सिंथेसिस, जिसका मतलब है एक साथ मिलाना। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ प्रकाश की मदद से चीज़ों को एक साथ मिलाना। तो ठीक है, अब जब हम जानते हैं कि ये एक फैक्ट्री है, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी मशीनें कैसे काम करती हैं और ये कमाल की प्रक्रिया आखिर होती कहाँ है। किसी पत्ती के स्ट्रक्चर को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे एक सैंडविच की तरह देखना। सबसे ऊपर और नीचे की परतें, यानी एपिडर्मिस, ये ब्रेड की तरह हैं जो अंदर की हर चीज़ को बचाकर रखती हैं। बीच की जो फिलिंग है वो है मेसोफिल, जहाँ सारा असली काम होता है। और संवहनी बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम, ये सप्लाई लाइंस की तरह हैं जो पानी और चीनी को फैक्ट्री के अंदर और बाहर ले जाते हैं। अब जरा उस फिलिंग यानी मीजोफिल पर गौर करते हैं। ये भी दो हिस्सों में बटी है। एक है पैलिसेड लेयर, जहां सेल्स खंभों की तरह एक दूसरे से चिपककर खड़ी रहती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धूप पकड़ सकें। और ठीक उसके नीचे होती है स्पॉन्जी लेयर, जिसमें काफ़ी खाली जगह होती है जिससे गैसों को आने जाने में आसानी हो। अच्छा, तो ये गैसें अंदर बाहर जाती कैसे हैं? यहीं पर आते हैं स्टोमेटा, यानी रंध्र। आप इन्हें फैक्ट्री के छोटे छोटे गेट समझ सकते हैं जो ज़्यादातर पत्ती के निचले हिस्से में होते हैं। गार्ड सेल्स इन गेटों को ज़रूरत के हिसाब से खोलते और बंद करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सके और ऑक्सीजन बाहर जा सके। चलिए अब और भी अंदर चलते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। मेसोफिल सेल्स के अंदर छोटे छोटे हरे रंग के इंजन होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। बस यहीं इन्हीं नन्हे इंजनों के अंदर फोटोसिंथेसिस का असली जादू होता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस दो मेन स्टेज में होता है। पहला स्टेज ऐसा है जैसे फैक्ट्री के लाइटें ऑन करना। इसमें सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदला जाता है। इन्हें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इन्हें सीधे धूप की जरूरत होती है। ये सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। यहाँ होता क्या है कि क्लोरोफिल धूप की एनर्जी को सोखता है, पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है और ऑक्सीजन को एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकाल देता है। और सबसे जरूरी काम, ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के छोटे छोटे बैटरी पैक्स में स्टोर कर देता है। ये केमिकल एनर्जी दो खास मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है, एटीपी और NADPH। आप इन्हें फैक्ट्री की छोटी रिचार्जेबल पोर्टेबल बैटरी की तरह समझ सकते हैं। अब ये बैटरियां फुल चार्ज हो चुकी हैं और प्रोसेस के अगले स्टेप को पावर देने के लिए एकदम तैयार हैं। तो अब जब फैक्ट्री में पावर आ चुकी है तो असली प्रोडक्शन शुरू करने का टाइम आ गया है। इस स्टेज में उन्हीं चार्ज की हुई बैटरियों का इस्तेमाल करके फाइनल प्रोडक्ट यानी चीनी या कह लें कि शुगर बनाया जाता है। इस प्रोसेस को केल्विन साइकिल कहते हैं और ये बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह काम करता है। सबसे पहले एक खास एंजाइम हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है, फिर हमारी चार्ज की हुई बैटरियां यानी एटीपी और NADPH एनर्जी देती हैं ताकि उस कार्बन को एक सिंपल शुगर में बदला जा सके, और आखिर में थोड़ा और एटीपी खर्च करके पूरी असेंबली लाइन खुद को रीसेट कर लेती है ताकि ये और कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ सके। और यहाँ एक कमाल की बात है, पौधे का जो मेन फूड है ग्लूकोज, उसका सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस पूरी असेंबली लाइन को एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 6 बार घूमना पड़ता है। सच में कमाल है ये। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने की कुल लागत क्या है?
इसके लिए चाहिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 18 एटीपी के बैटरी पैक और 12 NADPH के बैटरी पैक। ये प्रकृति की जबरदस्त एफिशिएंसी को दिखाता है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ एक साथ देख लेते हैं। लाइट रिएक्शंस ये थाइलाकॉइड्स में होते हैं, धूप और पानी का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन व एनर्जी बैटरियां बनाते हैं। और डार्क रिएक्शंस यानी केल्विन साइकिल ये स्ट्रोमा में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और उन एनर्जी बैटरियों का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाता है। हाँ, इन्हें डार्क रिएक्शन कहते तो हैं, पर असल में ये भी अप्रत्यक्ष रूप से लाइट पर ही निर्भर है, क्योंकि इन्हें चलने के लिए लाइट रिएक्शन से बनी बैटरियों की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब हम इस माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस को समझ चुके हैं। चलिए अब इसे एक ऐसे खूबसूरत नज़ारे से जोड़ते हैं जिसे हम सब हर साल देखते हैं। आखिर पतझड़ में पत्तियां अपना रंग क्यों बदलती हैं? इसका जवाब पत्ती के अंदर मौजूद अलग अलग पिगमेंट्स यानी रंगों में छिपा है। क्लोरोफिल जो हमारा मेन प्लेयर है वो हरे रंग को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो हमें हरा दिखता है। लेकिन पत्ती में कैरोटिनॉइड भी होते हैं जो पीले और नारंगी रंग दिखाते हैं, और एंथोसाइनिन जो लाल और बैंगनी रंग के लिए जिम्मेदार हैं। हम जो रंग देखते हैं वो असल में वो रंग है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, सोखा नहीं जा रहा। तो यहाँ है असली बात। वसंत और गर्मियों में पत्ती के अंदर पीले और नारंगी रंग पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल इतना ज्यादा होता है कि उसका हरा रंग बाकी सभी रंगों पर हावी हो जाता है, उन्हें छिपा देता है, मास्क कर देता है। और यहीं पर सारा रहस्य खुलता है। पतझड़ में जब धूप कम होने लगती है तो पौधा क्लोरोफिल बनाना बंद कर देता है, और जैसे ही हरा रंग गायब होता है वो पीले और नारंगी कैरोटिनॉइड्स जो हमेशा से वहीं थे अब दिखने लगते हैं। तो ये कोई नए रंग नहीं है, ये बस अब जाकर उजागर हुए हैं। और उन चमकीले लाल और बैंगनी रंगों का क्या? वो आते हैं एंथोसायनिन से, जो खास तौर पर पतझड़ में ही बनते हैं। धूप वाले दिन पौधे को ढेर सारी चीनी बनाने का मौका देते हैं, वही ग्लूकोज जिसके बारे में हमने बात की। और ठंडी रातें उस चीनी को पत्ती से बाहर जाने से रोकती हैं। पत्ती में फंसी ये एक्स्ट्रा शुगर ही लाल एंथोसायनिन के प्रोडक्शन को ट्रिगर करती है, जिससे पतझड़ का नज़ारा और भी शानदार हो जाता है। तो चलिए अब इस छोटी सी फैक्ट्री से जूम आउट करके पूरी दुनिया के पैमाने पर इसके असर को देखते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया सिर्फ पौधों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम जो ऑक्सीजन अपनी हर सांस में लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस का ही एक बाय प्रोडक्ट है। धरती पर लगभग हर फूड चेन की शुरुआत उन पौधों से होती है जो सूरज की एनर्जी को खाने में बदलते हैं। ये छोटी सी हरी फैक्ट्री सच में हमारे ग्रह पर जीवन का इंजन है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पौधे अरबों सालों से बड़ी ही कुशलता के साथ सोलर एनर्जी को केमिकल फ्यूल में बदल रहे हैं। क्या होगा अगर हम प्रकृति के इस शानदार डिजाइन से सीखकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस बना सकें? ये एक ऐसी संभावना है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है।